Hello students, I hope you all are fine. In our previous lecture we had discussed about controlling workers, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि रोमन एम्पायर का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे भी क्या हो रहा था, लेबर मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा था, जो आज के टाइम में काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है कि अगर आपकी लेबर मैनेजमेंट सिस्टम है तो वहाँ पे आपका जो वर्क होगा वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट होगा। इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैंने आपको कई बार डिफ़ाइन करके ऐसा वर्क होता है जो टाइम पे किया जाए, एंड एफिशिएंट ऐसा काम होता है जो आपकी तरफ से बेस्ट काम होता है। तो अब जो लेबर मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी फॉलो किया जा रहा है वो रोमन एम्पायर के टाइम में भी काफ़ी फेमस माना गया था। उस टाइम पे भी ये मैनेजमेंट किया जा रहा था, इसमें हमने पढ़ा था। लेकिन जो रोमन एम्पायर थे वहाँ पे जो लेबर मैनेजमेंट सिस्टम हो रहा था वो थोड़ी हार्शली किया जा रहा था। जितने भी किंग्स आए थे, जितने भी उनके सुपीरियर थे, वो काफ़ी हार्श थे। लेकिन लेट 5th सेंचुरी का जब टाइम पीरियड आया था तब एक एम्परर आए थे जिनके नाम था एनास्टेसियस, और वो क्या थे, वो काफ़ी पोलाइट थे अपने लेबर के लिए, उन्हें हाई वेजेस ऑफ़र किया करते थे और उनका काफ़ी वेलफेयर किया करते थे। तो ये सारा टॉपिक हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लास्ट second topic of this chapter, which is on 70 page number in your NCERT book, that is social hierarchies. तो क्या हो रहा था कि जो रोमन एम्पायर का टाइम पीरियड था उसमें भी क्या था, सोशल हायरार्कीज एग्जिस्ट कर रही थी। इस बात को जिसने डिफाइन किया उस पर्सनालिटी का नाम है टैकिटस। क्या नाम है जी? टैकिटस। तो टैकिटस ने एक डिस्क्रिप्शन दिया, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है, इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया कि जो रोमन एम्पायर था वहाँ पे सोशल हायरार्कीज एग्जिस्ट की जा रही थी, जिसमें फर्स्ट नंबर पे जो आते थे दैट इज सैनिटर्स। सैनिटर्स के बारे में हम डिटेल में काफ़ी पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, आपको पता भी होगा। सैनिटर्स वो इंसान माने जाते हैं जो काफ़ी वेल्दी पर्सन हुआ करते थे और किंग से पहले सोसाइटी पे इनका कंट्रोल हुआ करता था। तो सैनिटर्स के बारे में इतनी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन करने की अब ज़रूरत नहीं है, हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं सैनिटर्स के बारे में। अब जो हमारे हायरार्कीज में सेकंड आएगा वो आएंगे इक्वाइट्स, जिन्हें हम नाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्स भी कहते हैं। ये क्या कौन होते हैं? ये सेकंड वेल्दी पर्सन होते हैं सोसाइटी के, यानी सेनेटर्स के बाद आते हैं ये सेकंड वेल्दी पर्सन माने जाते हैं सोसाइटी के। और ये खुद को आर्मी के लिए यानी सोल्जर्स, एज अ सोल्जर सोसाइटी को सर्व करते हैं, जो हु फोर्ट ऑन हॉर्स बैक, जो घोड़े के ऊपर बैठकर लड़ाइयाँ किया करते थे। तो ये ऐसे पर्सन हुआ करते थे हु सर्व देमसेल्स। यहाँ पर्सन की जगह हम पीपल कर देते हैं। सेकेंड वेल्दी पीपल हु सर्व्ड देमसेल्स एज soldiers who fought on horseback। तो ये इक्वाइट्स और नाइट्स की डेफिनेशन हो गई। इक्वाइट्स और नाइट्स वर द सेकेंड वेल्दीएस्ट पीपल ऑफ दैट सोसाइटी हु सर्व देमसेल्स एज सोल्जर एंड फोर्ट ऑन हॉर्सबैक। ठीक है जी। तो दो क्लासेस हमने डिफाइन कर दी सोशल हायरार्की सिस्टम में, जो टैकिटस के अकॉर्डिंग रोमन एम्पायर के टाइम पीरियड में एग्जिस्ट किया करते थे। अब जो थर्ड वन है दैट इज प्लब्स। इन्हें सोर्डिडा भी कहा जाता है, प्लब सोर्डिडा। ये एक ऐसे पर्सन्स हुआ करते थे या ऐसे लोग हुआ करते थे, ऐसे पीपल हुआ करते थे जो सर्कसेस और ड्रामेटिकल थिएटर्स में प्ले किया करते थे। शोड सर्कसेस, सर्कस तो आप समझते ही हैं, एंड प्लेड इन थिएट्रिकल डिस्प्ले। तो थर्ड जो कैटेगरी थी दैट इज प्लब्स सोर्डिडा, जो सर्कसेस और थिएट्रिकल डिस्प्ले में काम किया करते थे। और मेनली जो ये लोग हुआ करते थे ये लो क्लास पीपल हुआ करते थे।
कौन हुआ करते थे? लो क्लास पीपल। अकॉर्डिंग टू टैक्यूटस। एंड द लास्ट वन इज, फोर्थ वन इज, दैट इज स्लेव्स। स्लेव्स के बारे में भी हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, स्लेवरी सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। और जो मैंने आपको जेंडर, कल्चर एंड लिटरेसी का टॉपिक बताया था, उसमें हमने स्लेव्स को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया था। और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने स्लेव्स के बारे में पढ़ा था। तो स्लेव्स भी आपको पता है कि स्लेव्स कौन होते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज में रोमन एम्पायर की जो सोसाइटी थी वो क्लासिफाइड की गई थी। वन इज सैनेटर्स, सेकंड वन इज एक्वाइड्स और नाइट्स, थर्ड इज प्लेब्स और सोडिडा एंड फोर्थ इज स्लेव्स। तो जब अर्ली 3rd सेंचुरी का टाइम पीरियड था, इन द अर्ली 3rd सेंचुरी टाइम पीरियड, तो नंबर ऑफ स्लेव्स जो थे वो थे 1000। कितने थे? 1000 स्लेव्स हुआ करते थे उस टाइम पीरियड में। और मोर देन हाफ जो स्लेव्स हुआ करते थे वो काफ़ी फेमस इटालियन फैमिली से बिलोंग करते थे। क्या करते थे? काफ़ी फेमस इटालियन फैमिली से बिलोंग करते थे। 1000 जो थे वहाँ पर वो सैनिटर्स हुआ करते थे, यानी वहाँ के होल्डर्स हुआ करते थे। 1000 सैनिटर्स हुआ करते थे, जिनमें से मोर देन हाफ जो सैनिटर्स थे वो काफ़ी फेमस इटालियन फैमिली से बिलोंग किया करते थे। मैं एक बार फिर से बता दूं, जब 3rd सेंचुरी का अर्ली टाइम पीरियड था उसमें 1000 सैनिटर्स हुआ करते थे, और आधे से ज़्यादा जो सैनिटर्स हुआ करते थे वो काफ़ी फेमस पावरफुल इटालियन फैमिली से बिलोंग किया करते थे। लेकिन जब 4th सेंचुरी का टाइम पीरियड आया, इन द अर्ली 4th सेंचुरी, जब ये टाइम पीरियड आया तो टैकेटस ने डिफ़ाइन किया, टैकेटस ने बताया कि वहाँ पे सैनिटर्स और इक्वाइड्स को सेम ही कहा जाता था, यानी इक्वाइड्स और सैनिटर्स बिल्कुल इक्वल माने गए थे। इन्हें एक ही क्लास में डिफ़ाइन कर दिया जाता था। ठीक है, तो अब सैनिटर्स और इक्वाइड्स, जो पहले सैनिटर्स थे वो फर्स्ट क्लास माने जाते थे, देन वो इक्वाइड्स आते थे। अब सैनिटर और इक्वाइड्स जब 4th सेंचुरी का टाइम पीरियड था तब ये एक ही क्लास में आने लग गए थे। ये जो हुआ करते थे ना सैनिटर और इक्वाइड्स, ये ज़्यादातर अफ्रीकन और ईस्टर्न ओरिजिन से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? अफ्रीकन एंड ईस्टर्न ओरिजिन से बिलोंग करते थे। लेकिन ये मिलिट्री से पावरफुल नहीं होते थे, नॉट पावरफुल देन मिलिट्री। ये मिलिट्री से इतने पावरफुल नहीं हुआ करते थे। और ये सैनिटर्स जो और इक्वायर्स जो थे, अब वो कहाँ से बिलोंग कर रहे थे? अपर क्लास से। पहले क्या थे? सैनिटर्स फर्स्ट प्लेस पे आते थे, देन इक्वायर्स आते थे। अब ये दोनों एक ही प्लेस से बिलोंग करते थे और इन्हें अपर क्लास में रखा गया था अकॉर्डिंग टू टैकेटस ड्यूरिंग रोमन एम्पायर। अब हम मिडिल क्लास की बात करेंगे कि मिडिल क्लास में कौन से पर्सन हुआ करते थे। मिडिल क्लास में ऐसे लोग हुआ करते थे जो इम्पीरियल सर्विस से कनेक्टेड हुआ करते थे। पीपल कनेक्टेड विद imperial services, जिसे आप आसान भाषा में दासी भी कह सकते हैं, और सर्वेंट्स भी कह सकते हैं। और ऐसे भी पीपल हु सर्व्ड टू आर्मी, जो आर्मी को भी क्या किया करते थे? सर्व किया करते थे। तो सेकंड मिडिल क्लास में, यानी सेकंड क्लास में, या हम मिडिल क्लास में कहेंगे, मिडिल क्लास में ऐसे लोग आया करते थे जो इम्पीरियल सर्विसेज से बिलोंग करते थे, यानी दासी हो गए, सर्वेंट्स हो गए। और ऐसे लोग भी जो
क्या कहते हैं, आर्मी को सर्व किया करते थे। इसमें और कौन आया करते थे, इसमें प्रोस्पेरस मर्चेंट्स आया करते थे जो आर्मी को सर्व किया करते थे, फार्मर्स आया करते थे, क्या आया करते थे, फार्मर्स आया करते थे। और इनका जो मेनली सर्वाइवल सोर्स हुआ करता था ना, वो क्या हुआ करता था, ये गवर्नमेंट ऑफिस को सर्विस दिया करते थे और उन्हीं के लिए, उन्हीं से ही वो क्या थे, अपने सर्वाइवल पे डिपेंड हुआ करते थे। यानी गवर्नमेंट और स्टेट पे ये डिपेंड हुआ करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट एंड स्टेट सर्विसेज, मतलब इनकी जो रोजी रोटी का साधन हुआ करता था वो सरकार से या स्टेट के सर्विस करने से जो उन्हें मिलता था उसी से वो अपना सर्वाइवल क्या करते थे। ये ऐसे लोग जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। ठीक है जी, हमने दो क्लासेस की बात कर ली, अपर क्लास एंड मिडिल क्लास। अपर क्लास में सैनिटर्स और इक्वाइट्स आते थे, लेकिन ये मिलिट्री से पावरफुल नहीं होते थे। मिडिल क्लास में ऐसे लोग आते थे जो इम्पीरियल सर्विस दिया करते थे, जिसे हम सर्वेंट्स भी कह सकते हैं। एंड उसमें प्रोस्पेरस मर्चेंट्स एंड फार्मर्स भी आया करते थे जो टोटली अपने सर्वाइवल के लिए गवर्नमेंट और स्टेट के ऊपर डिपेंड करते थे। यानी वो गवर्नमेंट और स्टेट को सर्विस दिया करते थे, बदले में गवर्नमेंट और स्टेट जो थी उन्हें सर्वाइवल सोर्स दिया करती थी, इनकम वगैरह उनकी इसी वजह से हुआ करती थी। तो दो क्लासेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अपर क्लास एंड मिडिल क्लास। अब हम बात करेंगे लोअर क्लास की। तो लोअर क्लास को वहाँ पे ह्यूमिलियरिस भी कहा जाता था, जिसमें क्या आ जाती थी, रूरल लेबर फोर्स आ जाती थी, यानी गांव की जो लेबर हुआ करती थी। इंडस्ट्रियल वर्कर हो गए, वो भी इसी क्लास में बिलोंग करेंगे। एंड ऑलिव की खेती करने वाले जो होंगे, ऑलिव हार्वेस्टर्स। बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करने वाले, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर। और जो सेल्फ डिपेंडेंट कलाकार हुआ करते थे, सेल्फ डिपेंडेंट आर्टिसंस। ये सारे के सारे किस में आया करते थे, थर्ड क्लास में आया करते थे, यानी लोअर क्लास में आया करते थे। याद करना बहुत ही आसान है। पहले वो जिनका राजबाट हुआ करता था, फिर वो जो गवर्नमेंट सर्विसेज करते थे, एंड थर्ड वन इज़ वो जो बिल्कुल ही लोअर क्लास थे, यानी लेबर वर्क किया करते थे, मजदूरी किया करते थे, और वो कलाकार हुआ करते थे। तो ये हमने क्लास का कैटेगराइजेशन किया रोमन एम्पायर में अकॉर्डिंग टू टेकेसस। अब जो हम बात करेंगे वो अर्ली 5th सेंचुरी टाइम पीरियड की बात करेंगे। उसमें भी एक हिस्टोरियन हुआ करते थे, ओलंपियोडोरस, उन्होंने भी कुछ बताया है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको इतना टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने इसमें 3rd सेंचुरी एंड 4th सेंचुरी की बात की है, अब हम 5th सेंचुरी की बात करने जा रहे हैं। कहते हैं कि जब अर्ली 5th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, एक हिस्टोरियन हुआ करते थे ओलंपियोडोरस। उन्होंने क्या बताया, तो इन हिस्टोरियन ने बताया कि ड्यूरिंग 5th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था उसमें जो अरिस्टोक्रेट्स एग्जिस्ट करते थे, अरिस्टोक्रेट्स मैंने आपको पहले भी बताए थे, इन्हें सेनेट्स भी कहा जाता है। इनकी जो इनकम हुआ करती थी ना, एनुअल इनकम, क्या हुआ करती थी, एनुअल इनकम हुआ करती थी, दैट इज़ इक्वल टू 4000 LBS ऑफ गोल्ड। यानी वो एक साल में इतनी इनकम कर लेते हैं कि 4000 पौंड सोना वो कमा लिया करते थे। तो ये बात किसने डिफाइन की, एक हिस्टोरियन हुआ करते थे ओलंपियोडोरस, और ये अरिस्टोक्रेट्स की इनकम का जो टाइम पीरियड था दैट इज़ ड्यूरिंग 5th सेंचुरी। तो ये बात उन्होंने बताई। और भी इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जिसके बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ जो मॉनेटरी सिस्टम था ना वहाँ का, वो सिल्वर से ब्रोक डाउन हो गया था। यानी अब जो मॉनेटरी सिस्टम हो गया था वो अब गोल्ड पे डिपेंड हो गया था, सिल्वर पे नहीं था। पहले जो मॉनेटरी सिस्टम चल रहा था वो सिल्वर पे चल रहा था, अब ये सिल्वर से क्या हो गया था, ब्रोक डाउन हो गया था। इसका एक मेन रीज़न ये है कि जो वहाँ से वहाँ जो सिल्वर आया करता था वो आता था स्पेन से। तो जो स्पेनिश
माइंस थी ना वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहाँ का जो मॉनेटरी सिस्टम था वो सिल्वर से ख़त्म होकर अब मनी में मनी में नहीं, सच्ची गोल्ड में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। किस में हो चुका था? गोल्ड में। तो गोल्ड का जो ये माना जाएगा न्यू मॉनेटरी सिस्टम माना जाएगा, एंड जो सिल्वर वाला था दैट इज़ ओल्ड मॉनेटरी सिस्टम। और ये कब हुआ? ड्यूरिंग 5th सेंचुरी, यानी 5th सेंचुरी से पहले जो जितना भी मॉनेटरी सिस्टम था वो सिल्वर कॉइन्स में हुआ करता था, लेकिन 5th सेंचुरी से ये जो सिस्टम था वो न्यू मॉनेटरी सिस्टम बन गया था और अब कौन आ गए थे? गोल्ड कॉइन्स आ गए थे। ये बात हमें किसने बताई? ओलंपियोडोरस। मैं ये नाम बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये हिस्टोरियन के नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने अपनी नोटबुक्स में इन्हें हाईलाइट करना है। ठीक है, तो हमने अब मॉनेटरी सिस्टम के बारे में भी जान लिया। रोमन एम्पायर की जो सोसाइटी थी उसमें क्या मॉनेटरी सिस्टम चल रहा था। तो वहाँ के जो मिडिल और अपर क्लासेस थे ना, मिडिल एंड अपर क्लासेस, उनको जो सैलरी मिल रही थी ना वो बल्क में सैलरी मिल रही थी। किस में जी? बल्क में। बल्क में मतलब हैवी अमाउंट में, और वो सैलरी मिल रही थी गोल्ड में। किस में? गोल्ड में। तो इससे वो क्या कर रहे थे? इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और वो इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में कर रहे थे? एसेट्स खरीदने में, यानी प्रॉपर्टी खरीदने में, इन्वेस्टमेंट इन एसेट। तो वहाँ का जो 5th सेंचुरी टाइम पीरियड था काफ़ी वेल्थिएस्ट टाइम पीरियड माना गया मिडिल क्लास एंड अपर क्लास के लिए, क्योंकि वहाँ की जो करेंसी थी यानी मॉनेटरी सिस्टम था वो गोल्ड का हो गया था, और जो मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग थे वहाँ की उनकी जो सैलरी हुआ करती थी बल्कि सैलरी हुआ करती थी एंड गोल्ड में हुआ करती थी, और उस सैलरी से वो अपनी एसेट्स को खरीदते जा रहे थे। फिर क्या होने लगा? वहाँ पे ये पता चला, इन्हीं हिस्टोरियन ने बताया कि वहाँ पे जुडिशियल सिस्टम भी एग्जिस्ट करने लगा। क्या करने लगा? जुडिशियल सिस्टम। अब ये जुडिशियल सिस्टम तभी एग्जिस्ट करने लगेगा अगर वहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा, या कोई क्राइम हुआ होगा, या कोई और इलीगल एक्टिविटीज़ हुई होगी, तभी जुडिशियल सिस्टम जो है कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। कानून तभी बनाया जाता है अगर कोई गलत चीज़ हो रही होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये पता चला कि वहाँ जुडिशियल सिस्टम एग्जिस्ट किया, और ये जो जुडिशियल सिस्टम एग्जिस्ट करने का कारण था वो था करप्शन। वहाँ पे क्या हो रही थी? करप्टेड एक्टिविटीज़ भी एग्जिस्ट कर रही थी, जिसकी वजह से वहाँ जुडिशियल सिस्टम भी एग्जिस्ट होने लगा। फिर आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब सैनिटरी टाइम था तो वो वहाँ का रिपब्लिक टाइम पीरियड माना जाता था। ठीक, फिर उसके बाद क्या आ गए थे? किंग्स आ गए थे, यानी रोमन एम्पायर में सबसे पहले रिपब्लिक टाइम पीरियड चल रहा था, देन डिक्टेटरशिप चलने लगी। डिक्टेटरशिप मतलब राजा का शासन आने लग गया। तो वहाँ पे क्या बना दिया गया था? एक कानून बना दिया गया था। वो कानून किस लिए बना दिया गया था? राजा का देखो कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं करता था, अगर कोई क्रिटिसिज्म कर भी जाए यानी उसकी कोई निंदा कर जाए, उसके खिलाफ बोल जाए, तो राजा वो उसको ख़त्म करवा देता था इंसान को। तो इसी चीज़ के लिए क्या बना दिया गया? वहाँ पे एक गवर्नमेंट रूल बना दिया गया, लॉ बना दिया गया। इस लॉ को किसे फॉलो करना पड़ रहा था? इस लॉ को एक राजा को भी फॉलो करना पड़ता था। इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी किंग अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। नॉट फ्री टू डू वटेवर ही वांटेड। तो वहाँ के राजा भी क्या हो गए थे? ओब्लाइज्ड हो गए थे लॉ के लिए ड्यूरिंग 5th सेंचुरी। तो ये काफ़ी चेंज हुआ था वहाँ की सोसाइटी में, जिसका एक्सप्लेनेशन या जिसके डिस्क्रिप्शन हमें 2 पर्सन ने दिया। फर्स्ट इज टैक्टिशियस, जिसने हमें सोशल हायरार्कीज बताया, और ओलंपियोडोरस जो हिस्टोरियन थे उन्होंने हमें वहाँ के बाकी माहौल का बताया कि वहाँ पे लॉ भी एग्जिस्ट करने लग गया था। वहाँ पे जो सेनेट्स थे उनकी काफ़ी इनकम होने लग गई थी, लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने लग गए थे। वहाँ पहले रिपब्लिक सिस्टम एग्जिस्ट करता था, फिर डिक्टेटरशिप आई, फिर उसको क्रिटिसाइज़ करते थे तो लोग काफ़ी दुखी हो जाते थे, और उस चीज़ को बचाने के लिए वहाँ पे एक कानून फॉलो किया गया जिसे राजा को फॉलो करना पड़ता था, और अब राजा अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता था। तो वहाँ पे कुछ सिविल राइट्स एग्जिस्ट होने लगे। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग 5th सेंचुरी सिविल राइट्स वर एग्जिस्टेड इन रोमन एम्पायर। तो ये आपका टॉपिक का कंक्लूज़न रहेगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, इसे बड़े आराम से तसल्ली से करना, अपने नोटबुक में नोट्स बनाना, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट
please let me know. And if you are understood regarding this topic, please बच्चे don't forget to pray. See you in next video.